को भी सिखाओ। कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। सितारे तोड़कर अपने घर तुम्हें कदमों में लाना है, कोई ताबीर ख्वाबों की घर तुम्हें सच में पाना है, किसी किस्मत में हर पल भरोसा तुम नहीं रखना, सभी फतेह दुनिया की अपनी मेहनत को माना है। महाराष्ट्र के खूबसूरत शहर पुणे से ताल्लुक़ रखने वाली दीपाली फडनीस किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। दीपाली बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी और हमेशा अच्छे रिजल्ट भी दिए। 4 भाई बहनों में दीपाली सबसे छोटी हैं। दीपाली के वालिद एक इंजीनियर हैं और माँ एक सामाजिक कारकुन। दीपाली की 2 बड़ी बहनें हैं और दोनों ही डॉक्टर हैं और एक भाई है जो प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम है। हालांकि दीपाली के वालिदैन हमेशा चाहते थे कि दीपाली भी पढ़ लिख कर बाकी बहनों की तरह डॉक्टर बने, लेकिन उनका दिल उस तरफ जाने का नहीं हुआ। बचपन ही में बोल्ड और बेबाक ख्याल रही दीपाली फैशन और ब्यूटी की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती थी। कहा जाता है ना कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो खुदा भी उसको मंजूर कर लेता है। हुआ भी ऐसा ही। बचपन का पैशन शादी के बाद भी जारी रहा और नताइज भी बेहतरीन रहे। जब दीपाली ने शादी के बाद 2012 में मिसेस एशिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया तो दीपाली ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी दीपाली खुद की तरह दीगर खवातीन के ख्वाबों को पंख देती हैं। उन्हें ब्यूटी शोज में हिस्सेदारी और जीतने के फन सिखाती हैं, जिसे सीखकर न जाने कितनी खवातीन ने अनगिनत इनामात और एजाजात अपने नाम किए। तो आइए जानते हैं दीपाली की कामयाबी और सफर के बारे में। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन, हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को पार करके वो मुकाम हासिल किया जिससे उनका न सिर्फ नाम और पहचान बना इस समाज में, बल्कि वो औरों के लिए भी मिसाल बने। और आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं। जी हाँ, मिसेस इंडियाज़ फाउंडर और डायरेक्टर और साथ ही 2012 में मिसेस एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली दीपाली फडनीस। दीपाली नमस्ते। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी। शुक्रिया। दीपाली, आज आपको सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि मैंने आपके बारे में जितना जाना है, आप पेशे से इंजीनियर हैं और आपका जो पैशन है फिल्म मेकर, और फिर आपने आईटी फील्ड में भी बहुत साल आपने काम किया है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ, और फिर आप मिसेस एशिया इंटरनेशनल में आपने उसका खिताब जीता। तो मैं जानना चाहूँगी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे आपने तय किया? बेसिकली रेशमी, मैंने अपने किस्मत कनेक्शन को फॉलो किया। किस्मत के जो डॉट्स होते हैं, जो डॉट्स थे, मैंने बस उनको फॉलो किया। मैंने बस एक जर्नी शुरू कर दिया था, क्योंकि इंजीनियर तो मैं बन गई थी। उसके बाद मैंने आईटी में जॉब किया और किस्मत से मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला। मैंने बिल्डिंग इंटेलिजेंस में 10-12 साल पहले काम किया है, जो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पे मैंने 10-12 साल पहले ही काम किया था। बिल्डिंग इंटेलिजेंस हुआ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, तो मुझे जो अचीव करना था
जिसकी मैंने डिग्री हासिल की थी इंजीनियरिंग की। मैंने वर्ल्ड्स बेस्ट टेलीकॉम कंपनीज़ में काम किया था, वर्ल्ड लीडर्स इन टेलीकॉम, वर्ल्ड लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मेरा जो एक एज ए इंजीनियर का जर्नी था, मुझे लगा कि अप टू सर्टन लिमिट मैंने हासिल किया है और अब मुझे अपनी पर्सनैलिटी के दूसरे हिस्से को तवज्जो देनी चाहिए। तो हर किसी को एक प्लेटफॉर्म लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या अपने आप की जो भी भावना है, स्पेशली फॉर अ वुमेन। आज की डेट में वुमेन को काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है। मैं बात कर रही हूँ एक 20 साल पहले की। तो ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे बहुत सारी ख्वाहिशें थी, ऐसे बहुत सारे ख्वाब थे जो मैं पूरा नहीं कर पाई। अगेन अंडर द प्रेशर, एक एकेडमिक प्रेशर होता है हमारे सारे भारतीयों के ऊपर, तो उसकी वजह से मैं नहीं हासिल कर पा रही थी। तो मैं एक प्लेटफॉर्म के सर्च में थी और वो मेरा ख़त्म हुआ एज अ मिसेस एशिया इंटरनेशनल, जहाँ पे मुझे एक आवाज़ मिली। मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो डायबिटीज़ की वजह से हुई थी, और वो जब एकदम उनके आखिरी पड़ाव में थे तब हमें पता चला कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की वजह से हुए हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिला और मैंने उस पर काम किया। मैंने डॉक्टर मोहन जो पद्मश्री है और इंडिया के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, इंडिया के इंटरनेशनली, उनके साथ मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स करी। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे एक मिसेस एशिया इंटरनेशनल का एक ओहदा मिला था। तो उसकी वजह से अगर मैं ऐसे ही एज अ ऑर्डिनरी आईटी प्रोफेशनल जाती तो शायद डॉक्टर मोहन मुझे एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 7 से 8 महीने लगते हैं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एंटरटेन इसलिए किया क्योंकि मैंने मिसेस एशिया इंटरनेशनल बनी थी। उसके बाद मैं ब्लू रिंग हुई थी, ब्लू रिंग अवार्ड मुझे मिला था। वर्ल्ड की सबसे पुरानी डायबिटीज़ की जो एनजीओ है, उनके प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, उन्होंने मुझे ब्लू रिंग किया था। तो मुझे एक एहसास हुआ कि एक टाइटल से हम कितनी चीज़ें बदल सकते हैं, कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद मुझे TI साइकिल्स से स्पॉन्सरशिप मिली थी। जो बच्चे होते हैं डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ से जो सफ़र होते हैं, उनके लिए उन्होंने 6 साइकिल्स दी थी, टू एनकरेज देम, डायबिटीज़ हीरोज़ करके। तो ये सारी चीज़ों से मुझे एहसास हुआ कि IT में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, बट अगर मुझे उसके आगे जाके कुछ करना है, बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडिया में है, अगर मुझे इसके आगे जाना है तो मुझे एक प्लेटफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें बहुत सारी लेडीज़ अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो बस वहीं से मिसेस एशिया से मैं जब वापस आई तो और मैंने अपना जर्नी शुरू कर दिया। ये हम जानना चाहेंगे कि आपकी रोल मॉडल कौन है? वैसे तो मेरे लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। आई थिंक हिंदुस्तानी बनने का एक यही बहुत एडवांटेज है कि हमें अपनी बाउंड्रीज़ के बाहर हीरोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हीरोज़ इतने, लेडी हीरोज़ इतने ज़्यादा हैं। रानी लक्ष्मीबाई से लेके आप इंदिरा नोई देख लीजिए, कल्पना चावला देख लीजिए, हर फील्ड में हमारे लिए एक हीरो बनी हुई है। इंदिरा नोई जहाँ तक है बिजनेस के इससे देखें तो सबसे, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो जिनकी पहुंच, उनकी जब ज़माने में पावरफुल पर्सनालिटीज़ में जब गिना जाता था तो सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी इंदिरा नोई थी। अगर सचिन तेंदुलकर को अगर हायर करना है उनके ब्रांडिंग के लिए तो इंदिरा नोई हायर करती थी। तो वो मेरी रोल मॉडल रही है। बचपन से मेरी रोल मॉडल रही है किरण बेदी, क्योंकि मैं उन्हीं को देख के जो है इंस्पायर होती थी। अगर आपने उनकी बुक पढ़ी है तो उनकी पर्सनालिटी में एक बात दिखाई दी, जो परफेक्ट होते हैं वो हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं। वो खुद के कपड़े खुद सिलाती थी, जो उन्होंने जब गाना गाया था तो उन्होंने खुद बनाया हुआ ये ड्रेस पहना था। उनकी जब ड्यूटी लगती थी तो उन्होंने इंदिरा गांधी की भी गाड़ी उठा ली थी, है ना। तो अगर आप देखोगे तो एक निडर औरत क्या कर सकती है, वो मैंने किरण बेदी की तरफ देख के ही बढ़ी। और जब मैं छोटी थी तो वही एक थी जो पावर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैगसेसे अवार्ड उनको मिला है तिहाड़ जेल में, और ऐसा कहा जाता था कि तिहाड़ जेल के दरवाजे आप खोल दो। तो उन्होंने इस तरह से अपने कैदियों को मेडिटेशन करा के, विपश्यना करा के, जो भी करा के उनका इतना परिवर्तन कर दिया था, तो कि कहते थे कि आप दरवाजे खोल दो तो ये सबसे भयंकर कैदी जो है इंडिया के तिहाड़ जेल में मिलते हैं, बट वो जेल छोड़ के नहीं जाएंगे। इस तरह से उनकी परिवर्तन जो है वो सिर्फ एक औरत ही कर सकती है, और वो आज तक सिर्फ किरण बेदी ने किया है।
तो उनको देख के फिर मैंने विपश्यना भी ज्वाइन कर ली थी। तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन किरण बेदी रही है। बट ऑफ कोर्स अब जैसे मैंने कहा कि हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में इतने इंस्पिरेशनल वुमेन है कि आई थिंक उनकी गिनती भी कम पड़ेगी। ये तो थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बातें, और अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी पैदाइश कहाँ से, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, और जब आप छोटी थी तो पढ़ने वाली बच्ची थी कि नटखट शरारती, क्या कुछ यादें हैं आपकी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मेरी पैदाइश वैसे महाराष्ट्र से हुई हूँ। मैं एक बहुत ही प्राउड महाराष्ट्रियन हूँ। एक महाराष्ट्रियन, एक मराठी जो खातूनें होती हैं, उनको एक उनकी जब परवरिश होती है तो उसमें एक स्ट्रेंथ होती है। अगर आप देखोगे जो शिवाजी महाराज थे, उनकी माता से लेके, जीजा माता से लेके रानी लक्ष्मीबाई तक, इनको ही पढ़ते पढ़ते हम बड़े होते हैं। तो एक महाराष्ट्रियन वुमन को एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बेस मिलता है वुमेन एम्पावरमेंट का, वुमेन वॉइस का। तो मेरा पूरा परवरिश, मेरी एजुकेशन महाराष्ट्र में हुई। उसके बाद मेरी कर्मभूमि रही है साउथ इंडिया। मैंने जितनी भी आईटी कंपनीज़ में काम किया है, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ पे मैंने काम किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी शादी हुई उड़ीसा में। तो मैं ईस्ट इंडिया से भी हूँ, तो मैं वेस्ट, ईस्ट और साउथ का एक मेल हूँ। अच्छा, अभी मैं यही सोच रही थी कि आप मराठी हैं और वो उड़ीसा, तो ये कैसे तालमेल, कैसे उड़ीसा और मराठी, फिर आप कैसे मिले? वी आर बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, यू नो। कहते हैं कि व्हेन ईस्ट मीट्स द वेस्ट देयर बिकम्स द बेस्ट। तो यही एक इक्वेशन रहा है हमारे बीच में। मैं मुझे उड़ीसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं उड़ीसी सीखती थी। तो बस वहीं से कहीं तार जुड़े। मैं जब जॉब करती थी तो मेरी मुलाकात हो गई देवदत्त मोहपात्रा से, जो आज मेरे शौहर हैं। तो बस मिली, और फिर एक उड़ीसा से मुझे एक अलग सा लगाव था, क्योंकि उड़ीसी की वजह से जो स्टोरीज़ है उड़ीसी नृत्य के पीछे वाली, तो यू नो जो उसकी तरफ एक मेरा खिंचाव था। तो नेचुरली यू नो मुझे उड़िया के साथ शादी करने में ऑफ कोर्स एक कहते हैं ना कि जहाँ पे आपकी डेस्टिनी हो वहाँ पे ही आपको जो है आपकी किस्मत ले जाती है। तो बस ऐसा कहा जाता है कि मोहब्बत की कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो बस ऐसे ही हुआ, तार जुड़ गए और हम जो है विवाह के बंधन में जुड़ गए। दीपाली, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बिजी है, आपको देश विदेश भी जाना पड़ता है, तो आप अक्सर ट्रैवल पे भी रहती हैं। ऐसे में आपको मतलब घर के लिए कैसे वक्त मिलता है, आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैंने बचपन से जेंडर इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। मेरी परवरिश भी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को लेके ही हुई है। मेरे घर में मेरे फादर रहे, मदर, हम 4 भाई बहन हैं। तो जेंडर इक्वालिटी एक मेरी कहते हैं कि जैसे बैकबोन है मेरी वैल्यूज़ का। तो जब मैंने शादी करी तो मैंने ऐसे ही व्यक्ति से शादी की जो भी जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है, और वही एक सबसे बड़ा जोड़ था जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे शादी करनी है। तो और मेरे जो पति हैं वो भी बिल्कुल जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो मेरे घर में शुरू से ही जेंडर इक्वालिटी रही है, और बिल्कुल मेरी फैमिली ने, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो पति हैं उन्होंने भी जेंडर इक्वालिटी पे बिल्कुल बराबरी से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हमारा घर जो है बिल्कुल दोनों के बराबर के कंट्रीब्यूशन से चलता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हम बिल्कुल बराबरी से अपना सहयोग देते हैं। तो जब मेरा बच्चा हुआ, जब हमने फैमिली बढ़ाई या जो भी घर में होता है, हम बिल्कुल बराबरी से कंट्रीब्यूट करते हैं। और मुझे लगता है कि जब बराबरी से सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक बैलेंस बना रहता है, और उसी की वजह से आज मैं जो भी कर पाई हूँ वो जो है जेंडर शुरू से ही मैं इस चीज़ में क्लियर थी कि मैं जो कर रही हूँ इसके लिए मुझे, अगर आप कर रहे हो तो मेरा आपको सपोर्ट है, और आप कर रहे हो तो आपका मुझे सपोर्ट होना ही चाहिए। वो एक एहसान नहीं होना चाहिए कि हाँ वो ही इज़ ऑल्सो सपोर्टिव, वो चीज़ नहीं थी। और इसकी वजह से मेरे अंदर इमोशनल प्रेशर कभी आया नहीं, और बहुत स्मूथली मैं ये कर पाई। दीपाली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फैमिली से इतना अच्छा सपोर्ट मिला, पर कई बार ऐसा होता है कि विमेंस कुछ करना चाहती हैं और वो अच्छा कर भी रही होती हैं, और सडन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें बीच में ही एकदम से अपनी जो अचीव करना चाहती हैं वो उन्हें ब्रेक करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है।
आपके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट्स आपके आसपास जो आप इतनी विमेंस को प्रोवाइड कर रही हैं, इतना अच्छा स्टेज, मिसेस इंडिया का स्टेज आप प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें आप एक मतलब लोगों के लिए एक मिसाल बना के पेश कर रही हैं, तो आपके सामने ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ किसी का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ड्यूरिंग जब मैं काम करती थी जब मैं नौकरी करती थी तब से लेके अब तक। मैं 2 ऐसे इंसिडेंट्स बताना चाहूँगी। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी और जो हमारी सबसे बड़े ओहदे की जो हमारे टीम की जो टीम लीडर थी उनकी सैलरी हम में सबसे ज़्यादा होगी। बट मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग लगा, बात करते करते जब हम लंच शेयर करते थे तो उन्होंने बात करते करते ये कहा था कि वो भले ही इतना कमाती हैं, उनके पास ना उनका डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना उनके बैंक अकाउंट है, उनकी सारी चीज़ें उनके शौहर संभालते हैं और जैसे ही उनको ऑफिस आना होता है तो रिक्शा के लिए भी वो अपने शौहर से पैसे लेती थी। तो मुझे ये एक बहुत ही अचंभा लगा था कि जो औरत इतनी बड़ी टीम चला रही है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है, जो हम अपने आप को सोच रहे हैं कि भाई हम 30 मार्क के हैं, हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, उनको वो गाइड कर रही हैं, उनके पास उनको अपने रिक्शा के लिए भी अपने शौहर के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही टचिंग था और मैं सोच रही थी कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने ये कहा था कि शुरू से ऐसे ही था, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आती है वहाँ पे डावरी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात थी उनके स्टेट में। तो उस डावरी का बोझ मेरे फादर से कम हो इसलिए मैंने नौकरी करनी शुरू की थी। तो बस मैं वही चुका रही हूँ, उसी के किस्ते। तो ये मुझे इतना हर्ट कर गया था कि ये क्या बात हुई, तुम पढ़ के सब कुछ करके भी आज तुम्हारे पास तुम रिक्शा के भी पैसे नहीं खर्च सकती हो। एक दूसरा वाक़या हुआ था जब मैंने पैजेंट शुरू किया था तो ड्यूरिंग ऑडिशन एक लेडी आई थी, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो वो जब आई तो मैंने उनको, जनरली हम पूछते हैं कि आप क्यों बनना चाहते हो, मिसेस इंडिया बनने के पीछे आपका मकसद क्या है। तो वो रोने लगी। वो जनरली वो 41-42 एज होगी उनकी तब। तो मेरे समझ भी नहीं आया कि आप रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एक पंजाबी फैमिली में शादी हुई थी और वो शायद दूसरे बैकग्राउंड से थी। तो जब उनकी शादी हुई, लव मैरिज थी, जबकि उनके शौहर उनके लिए 3 साल उन्होंने वेट किया था, उनको कन्विंस किया था, उसके बाद उन्होंने हाँ भरी थी और शादी हुई थी। तो बिल्कुल ये बहुत ही टिपिकल लव स्टोरी थी। बट जब वो शादी होके आई तो उनके ससुराल में उनको ना ऐसे ताने पड़ते थे, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि वो तो कुछ नहीं है, वो तो कोई खूबसूरत ही नहीं है, मैं क्या ही चीज़ हूँ, मेरा तो बहुत ही मेरी अच्छी किस्मत है जो मेरे साथ इतने अच्छे बंदे ने शादी कर ली। तो वो अपने आप को बिल्कुल शून्य समझती थी। वो सोचती थी वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। तो जब उनका जब सिलेक्शन हुआ था तो वो लिटरली रोई थी। और जब वो आई थी पैजेंट में तो उनकी सारी चीज़ें फैशन स्टाइलिंग से लेके आंसर देने का तरीका, हर चीज़ में वो बहुत अच्छी थी। और ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही एक औरत है जिसने अपने आप को इतने साल दबाया है। और मैंने उनको पूछा कि प्रोमिला ये कैसे हो रहा है, आप इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हो और आप तो बोल रहे आपको कभी मौका नहीं मिला। तो कहती थी कि मैं जो भी करती थी ना, कमरे बंद करके मैं ट्राई करती थी कि मैं चलूँगी तो कैसे लगूंगी, बट बाहर आने से मैं इसलिए हिचकिचाती थी क्योंकि मेरा मजाक उड़ाया जाता था। और वो जब बोलती थी ना, वो उनकी आंखों में आंसू आते थे। तो फिर वो जीत गई। तो उनको वो जब जीती थी तो वो मेरे कमरे में आके वो इतना रोई थी कि उनको पहली बार, और उन्होंने जब फ़ोन करके उनको बताया कि मैं जीती हूँ, उसके बाद भी उनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि तुमने क्या गड़बड़ कर दी कुछ, ऐसे कैसे तुम्हें जिता दिया, कोई नहीं आया था क्या वहाँ पे, तेरे जैसे को कैसे जिता दिया। तो उस बात को भी मतलब एक मैं समझ गई कि उनको एक्सेप्टेंस लेना ही नहीं है। तो फिर वो आगे चली गई। जब वो इंटरनेशनल पैजेंट में गई थी तो इंटरनेशनल पैजेंट में जो कोरियोग्राफर हैं वो बहुत बड़े पैजेंट्स को कोरियोग्राफ करते हैं, मिस वर्ल्ड से लेके मिस यूनिवर्स, लाइक ही इज़ अ इंटरनेशनली नोन फ्रेंच कोरियोग्राफर हैं। उनको इंडिया पूरे उस बैच में उनको सबसे अच्छी लगी थी प्रोमिला, और बार बार आके बोलते थे कि यू आर द मोस्ट, यू वॉक सो एलिगेंट, यू सो ब्यूटीफुल, यू कैरी योर सेल्फ सो वेल। और आपका जो स्किन टोन है, उनको बेसिकली स्किन टोन को लेके ही उनके घर वालों ने बहुत ज़्यादा नीचे वो किया था। तो आपका स्किन टोन तो इतना अच्छा, यू लुक लाइक इंटरनेशनल मॉडल, आपने कितने अच्छे से ये किया है।
तो जब मैंने ये सुना था, मैंने उनको जाके बोला था कि मैं गलत हो सकती हूँ, हो सकता है कि मैं आपके ऊपर तरस खा के बिचारी करके आपको यहाँ तक लाई हूँ, बट उस बंदे से मेरा कोई लेना देना नहीं। और वो जो बंदा है वो इंटरनेशनली जाता है, फ्रांस से लेके जापान तक, जितनी भी एशियन जितनी भी कंट्रीज़ है सारी इसकी औरतें उन्होंने देखी है, खूबसूरती उन्होंने देखा है। अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी। और वो जीती थी, इंटरनेशनल भी उन्होंने जीता था। वाकई दीपाली, और यही है ब्यूटी इन डाइवर्सिटी। वैसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आप जैसे मैंने आपके बारे में जितना जाना है कि आप उड़ीसी उसकी पूरी ट्रेनिंग ले रही हैं, उड़ीसी डांस की। उसके अलावा भी आप बहुत सारे शौक़ रखती हैं, लिखने का भी शौक़ रखती हैं, ट्रैवलिंग का भी शौक़ रखती हैं। अपने शौक़ के बारे में बताएं। वैसे अगर देखा जाए तो मैं एक बहुत ही शौकीन पर्सन हूँ। मुझे हर चीज़ का शौक़ होता है और मेरे शौक़ जो है हर बार सीज़न के साथ बदलते रहते हैं। बट मेरा एक शौक़ है जो हमेशा बचपन से लेकर अब तक बहुत ही कांस्टेंट रहा है, वो है मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। क्योंकि ट्रैवलिंग एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लोगों से मिलने की। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मैं जो एक उस जगह से जुड़े हुए इंस्पिरेशंस होते हैं, मैं उनको कैप्चर करना बहुत पसंद करती हूँ। एक इंस्पिरेशन होती है, हर जगह से आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे खाने का बहुत शौक़ है, अलग अलग रेसिपीज़ अगर आप देखेंगे तो हर रेसिपी जो है उस जगह से जुड़ के होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ें, एक कहानी होती है उस रेसिपी के पीछे। और स्पेशली जो हमारा देश है हिंदुस्तान में, इतनी रेसिपीज़ है, हर रेसिपी के पीछे आपको एक स्टोरी मिल जाएगी। तो ये मुझे बहुत शौक़ है। मुझे डांस करने का शौक़ है, मुझे फिल्म मेकिंग का शौक़ है, और डांस तो मुझे बहुत पसंद है। अपार्ट फ्रॉम क्लासिकल डांस मुझे सोशलाइजिंग करना बहुत अच्छा करता है। तो जब सोशलाइजिंग की बात आती है तो सालसा, बचाता, ये डांसेस है जो आप कनेक्ट कर पाते हो अगले बंदे से। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे बहुत सारे शौक़ हैं मेरे। दीपाली, आप ट्रैवल बहुत करती हैं और आपको क्योंकि लिखने का भी शौक़ है, तो ट्रैवल के दौरान का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसे आपने लिखा और हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि देश वैसा भेष। तो जनरली मैं उनके कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो रिसेंटली मैं जब राजस्थान गई थी, रणथंभौर, तो मैंने सोचा कि राजस्थानी घाघरा पहन के ऊपर जाऊँ। तो मैं जब ऊपर जा रही थी, मुझे होटल वालों ने सजेस्ट किया कि ये ना बहुत ही मुश्किल किला है, बहुत ही आपको स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, तो आपने तो ये पहन लिया, आप कैसे जाओगे? तो तब तक तो मैं निकल गई थी। तो मैंने कहा जो भी है मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। तो मैं जब चढ़ रही थी और वो कह रहे थे कि किसी को साथ लेके जाइए, बहुत बड़ा है, बीच में बंदर होते हैं एंड ऑल दैट, तो रिस्की होता है। तो मैं अकेली ही चली गई। तो मैं कहा अभी कोई है नहीं साथ में, तो मैं अकेले जा रही हूँ। तो मैंने रास्ते में देखा कि बहुत सारी लेडीज़ जो है बिल्कुल राजस्थानी औरतें, वो अपने बड़े बड़े घाघरे पहन के, सर से वो लेके बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल इसमें चल रही थी, और वो झुंड में चल रही थी। उनके अंदर एक जो कहते हैं ना सिस्टरहुड जो होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो एक दूसरे के फ़ोटोज़ ले रही थी। और जब मैं नीचे उतर रही थी तो ऊपर एक मंदिर है जिसका प्रसाद जो है ऊपर चढ़ाने का काम होता है। तो मैं जब उतर रही थी तो उतरते वक्त चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो उतरते वक्त भी थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी। तो ये जो मैंने एक फ्रेंडशिप देखी, एक सिस्टरहुड जो है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और बिल्कुल ट्रेडिशनल राजस्थानी पहनावे में थी। उन्होंने अपने सर से पल्लू लिया था, और तो मैंने उनको पूछा था कि मैं आपका वीडियो ले सकती हूँ, क्योंकि एक जिस तरह से वो एक दूसरे को सपोर्ट करके ऊपर जा रहे थे वो बहुत ही प्यारा लगा मुझे। तो मैं जब नीचे आ रही थी तो मैंने देखा कि एक औरत जो बिल्कुल राजस्थानी, उसने इतना सर से लिया हुआ था, इनका ड्रेस एकदम ये था, और उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, मतलब लगा लो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबाई का जो जिसके अंदर मिठाई रखी जाती है, उसके डब्बों का वो बना के 6 फीट लंबा था, और आई थिंक 4 फीट उसकी हाइट होगी। वो पकड़ के वो नीचे से ऊपर जा रही थी उस पहनावे में, वो सर में लेके, जो इतना मुश्किल था। और मैं सोच रही थी जहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ एक स्कर्ट पहन के, जो कि मैंने अपने कंफर्ट से पहना है, उसके लिए मैं चढ़ने में इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। ये लेडी उसी पहनावे में, इनफैक्ट उससे मुश्किल पहनावे में, सर पे पल्लू लेके वो चढ़ रही है। तो ये मुझे लगा कि एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिला कि हम जो एक्सक्यूज़ेस देते हैं, अगर आप में अगर तमन्ना है कुछ करने की तो आप बिल्कुल करोगे, जिस भी हालत में हो वो करोगे। वो लेडी काम कर रही थी बिल्कुल अपने फैमिली का पेट भरने के लिए। मैं मानती हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रही होगी, और उसका जो बैलेंस जिस तरह से उन्होंने अपने सर पे किया था, और वो जिस तरह से चढ़ रही थी, जिस तेज़ी से चढ़ रही थी, उससे मुझे जो इंस्पिरेशन मिली ना,
आज तक मुझे याद है, मैं कभी भी अपने आप को सोचूंगी कि किसी भी चीज़ का हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। दीपाली, बहुत अच्छी स्टोरी और बहुत खूबसूरत मैसेज भी था इसमें। और अभी तक वैसे आपके कॉन्टेस्ट का जो भी ब्यूटी पेजेंट आपने रखा है उसका थीम बहुत खूबसूरत था, ब्यूटी इन डाइवर्सिटी। आने वाला जो टाइम है उसमें जो आप कॉन्टेस्ट कराने जा रही है उसमें क्या थीम रखा है, और आप जो आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्लोथ्स आर नॉट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, वुमेन हु वेयर देम इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। इस चीज़ में मैं बिल्कुल विश्वास करती हूँ। फैशन इंडस्ट्री जो है एक वुमेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस औरत करती है, और कहीं ना कहीं मिसेस इंडिया बीइंग द ब्यूटी एंड फैशन इंडस्ट्री, मिसेस इंडिया के पास ये पावर है कि हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें। और हम बिल्कुल जो टेक्सटाइल पोल्यूशन जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, वो फास्ट फैशन की वजह से होती है। तो मिसेस इंडिया इसके ऊपर बहुत ही एक्टिवली काम करती है। हम लोग रिड्यूस रीस्टाइल में बहुत ज़्यादा हमारा हमेशा इसी पे भार रहता है कि वो हम लोग रिड्यूस रीस्टाइल करें। और उसके साथ ही हम इंडियन हैंडलूम्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हैंडलूम्स सिर्फ हमारी धरोहर नहीं है, सिर्फ हमारे ये धागे ऐसे नहीं है जो हमारे प्राचीन काल से चल रहे हैं। ये जो है सारे नैसर्गिक रिसोर्सेज से बनते हैं, इससे ना कोई पोल्यूशन होता है, और ये बिल्कुल निसर्ग में अपने तरीके से विलीन हो जाता है, बिल्कुल निसर्ग को किसी भी प्रकार की हानि करे बिना। तो हम बिल्कुल हैंडलूम्स को प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने भी अभी उड़ीसा का हैंडलूम पहना हुआ है। और इसके साथ फूड कनेक्ट एक बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि हम अपनी माँ के पेट से लेके जब तक हम हमारी एंड में जो हमें आईवी लगती है तब तक हम फूड से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस बार से हम मिशन मिलेट पे है। हम मिसेस इंडिया की मिलेट क्वीन एक कॉन्टेस्ट है जिसके ज़रिए हम मिलेट्स खाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। और इस साल का थीम बिल्कुल वही है। कपड़े तो बिल्कुल हम नेचुरल हैंडलूम्स को प्रमोट करते ही हैं, उसके साथ आप मिलेट्स भी खाएँ और स्वस्थ रहें और अपने किसान भाइयों के इसमें इजाफा करें। दीपाली, यूँ तो आपको बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन वो नाजरीन, वो औरतें जो कि कुछ करना चाहती हैं लेकिन अपने आप को कम समझती हैं और आगे नहीं आ पाती हैं, स्पेशली उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हिंदुस्तानी खातून जो है आज के ज़माने में 2023 में सबसे पावरफुल खातून है। अगर हम देखें तो हमारी पंत प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक हमारे देश ने महिलाओं को बनाया हुआ है। हमारी ये बहुत ही गलत फहमी है कि हम अबला नारी हैं। हम अबला नारी बिल्कुल नहीं है। हमारे प्राचीन ज़माने से लेके आज तक अगर आप देखो कि तो महिलाओं ने इतना कंट्रीब्यूट किया है। हमारी महिलाएं वॉरियर्स भी रह चुकी हैं, हमारी महिलाएं पॉलिटिशियंस भी रह चुकी हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो महिलाओं को जो पावर देता है वो शायद ही दुनिया की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर देती है। आप हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। दहेज प्रताड़ना से लेके डोमेस्टिक वायलेंस तक हर चीज़ के लिए हमारे फेवर में जो है नियम बने हुए, कायदे बने हुए हैं। तो हम बिल्कुल अबला नहीं है। हमें शिक्षा का पूरा अधिकार है। हम लोग गवर्नमेंट्स बनाते हैं, 50% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट बनाने में महिलाओं का होता है। हमारे पास वोटिंग का हक है। रिसेंटली ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आज भी औरत वोट नहीं कर सकती, वहाँ पे हम जो है महिलाओं को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। हमारे राष्ट्रपति से लेके पंत प्रधान से लेके, अगर आप तमिलनाडु से लेके अगर दिल्ली तक देखोगे तो हमारे हर स्टेट में महिलाएं जो हैं चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तानी औरत अबला है। बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दे, आगे बढ़े। हम फैमिलीज़ बनाते हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं, हम लोग सोसाइटी को चलाते हैं। हमने नासा से लेके कृषि तक हर चीज़ में जो है अपना झंडा जमाया हुआ है। उस देश की हम नारी हैं, उस हिंदुस्तान की हम औरत हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखें। हमारी राष्ट्रपति जो है वो एक आदिवासी बैकग्राउंड से आती है। क्या हम कभी सोच भी सकते हैं कि एक आदिवासी महिला इतना आगे बढ़ सकती है? ये हमारा समाज है, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा एनवायरनमेंट है जो औरतों को आगे बढ़ाता है और हमेशा बढ़ाता रहा है। तो दिमाग से निकाल दें, हम अबला बिल्कुल नहीं है। हम बहुत ही सशक्त है। हिंदुस्तान में नारी सबसे सशक्त है। इसका बस एहसास हमें होना चाहिए और बस आप जो चाहे बिल्कुल मुकम्मल कर सकते हो। दीपाली, आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। वाकई आप दूसरों के लिए मिसाल हैं और आपके फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रेशमी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, और हमारे साथ थी दीपाली फडनीस, मिसेस इंडियाज़ फाउंडर और डायरेक्टर। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त।
आदाब।